Starting with macro का chapter number 5, that is banking. Now listen, this chapter deals with what are commercial banks, उनके main functions क्या हैं, secondary functions क्या हैं, central bank और उसके functions, credit creation का process और money policy. These are the main things which are covered. Starting with what are commercial banks. Commercial banks मतलब ऐसे financial institution जो mainly दो function perform कर रहे हैं. क्या? Accepting deposits and what? Granting loans. Granting loans for two purposes. क्या? Consumption as well as investment. दो तरह के लोन्स बांटे जाते हैं. प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है और कंज्यूमर कंजम्पशन लोन्स लेता है. मैंने अगर कार लोन लिया है फॉर पर्सनल कार तो दैट इज माय कंजम्पशन लोन. लेकिन अगर कोई फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीन के लिए लोन लिया जाता है तो दैट इज बेसिकली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. ओके, कमिंग ऑन टू द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक. ना लिसन, बैंक कमाता कैसे है, एक टर्मिनोलॉजी देके रखी है तुम्हारी बुक्स में, बाय वे ऑफ स्प्रेड. स्प्रेड का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट जो उनको मिलता है ऑन लोन्स दैट दे हैव गिवन माइनस इंटरेस्ट जो उनको देना पड़ता है ऑन डिपॉजिट्स दैट दे हैव टेकन फ्रॉम यू. ठीक है, तो जनरली लोन पे वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और डिपॉजिट पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं. एंड दैट इज द वे इंटरेस्ट डिफरेंस की मदद से वो कमाते हैं. ना प्राइमरी फंक्शंस में मेनली दो फंक्शंस आते हैं बैंक के. वन इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड अदर वन इज ग्रांटिंग लोन. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक तो होता है टाइम डिपॉजिट और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट. ऐसे सारे डिपॉजिट्स जो विड्रॉ नहीं कर सकते हो तुम ऑन डिमांड, मतलब एफडी अगर करके रखे हो तो दैट इज अ टाइम डिपॉजिट. 1 साल के लिए अगर तुमने 1 लाख रुपए ब्लॉक करके रखे हैं तो भाई बीच में उसमें से 1,000 रुपए निकाल नहीं सकते हो. दैट इज अ टाइम डिपॉजिट. ठीक है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ये सारे डिमांड डिपॉजिट है जिसमें पैसा निकाला जा सकता है ऑन डिमांड. एम आई क्लियर? सिमिलरली दो तरह के लोन्स होते हैं. कौन से दो तरह के होते हैं अभी तुमको बताया. एक तो होता है प्रोडक्टिव लोन जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में यूज होने वाला है, और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव लोन जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में नहीं यूज होगा, जो हम जैसे लोग कंजम्पशन में यूज करने वाला है. एम आई क्लियर विद दिस? अरे बोलो. हाँ, अब सेकेंडरी फंक्शन तुमसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर दी सेकेंडरी. ये तो प्राइमरी फंक्शन है. नहीं, इट्स नॉट प्रोडक्टिव. ओके, it will not be because it's not used in the process of production. Fine. सेकेंडरी फंक्शन में मेनली अगर दो फंक्शन पूछे जाएं 1 नंबर में तो क्या होगा. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है, लॉकर फैसिलिटी दी जाती है, तुम्हारे बिहाफ पे पेमेंट करती है बैंक्स, ईएमआई वगैरह जो पेमेंट होते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट होता है, बैंक पेज आउट ऑन योर बिहाफ, बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करना, ये सारे फंक्शन बैंक परफॉर्म करती है तुम्हारे बिहाफ पे. एम आई क्लियर? ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पे आ जाते हैं बेटा. वो सेकेंडरी फंक्शन 1 नंबर से ज्यादा में जनरली नहीं आएगा. ओके, मनी क्रिएशन का प्रोसेस या क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन ऑफ एग्जाम. अब कैसे क्रेडिट क्रिएट होती है. ना लिसन, नाउ यू ऑलरेडी नो कि जितना कैश तुम्हारे पास आता है, अगर तुम एक बैंक हो, जितना कैश डिपॉजिट आएगा उसके मल्टीपल टाइम्स तुम लोन बांट के बैठ सकते हो. ठीक है, तो से फॉर एग्जाम्पल इन द गिवन टेबल यू आर गिवन व्हाट. तुम्हारे पास यू आर बैंक ए, यू हैव रिसीव कितने अमाउंट का डिपॉजिट, 1,000 रुपए का. अज्यूमिंग कि 10% का रिजर्व बनाया जाता है. कितने परसेंट का? 10% का. मतलब इतना पैसा जितना डिपॉजिट तुम्हें रिसीव हुआ है पूरे के पूरे का लोन तो नहीं बांट सकते हो. ठीक है, तो 10% इज द रिजर्व दैट आरबीआई इज एक्सपेक्टिंग यू टू मेंटेन. 1,000 का 10% कितना होगा? 100 रुपए. 100 रुपए का क्या रखना पड़ेगा तुम्हें? रिजर्व. तो बचे क्या? 900 रुपए का क्या बटेगा? लोन बटेगा. ये जो 900 रुपए का लोन बटेगा, क्या ये कैश फॉर्म में बाहर गया? नहीं. तो ये कैसे गया है? ओनली एन अकाउंटिंग एंट्री. ओनली एन अकाउंटिंग एंट्री. बैंक वाले तो कोई तुमको 900 रुपए निकाल के नहीं दे देंगे. एम आई क्लियर? अगर वो लोन दे रहे हैं तो वो सिर्फ अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं. कैश अभी भी 1,000 रुपए पूरा का पूरा बैंक के पास इंटैक्ट है. एम आई क्लियर? तो ये जो लोन गया है ना, लोन, इसकी वजह से एक और डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये लोन अगेन कैन बी विड्रॉन बाय द पर्सन हु हैज टेकन इट. ठीक है, अगर मैंने 900 रुपए का लोन तुमसे लिया है, यू आर अ बैंक. ठीक है, तो आई कैन ऑफ कोर्स पे इट ऑफ, है ना. जिसको मेरे को ट्रांसफर करना है मैं उसको ट्रांसफर करूंगी. एम आई क्लियर? ठीक है, अब ये जो 900 रुपए का लोन है, इट हैज रिजल्टेड इनटू क्रिएशन ऑफ फर्दर डिपॉजिट.
डिमांड डिपॉजिट एक और बार क्रिएट हो गया, हो गया। अगर डिमांड डिपॉजिट क्रिएट होता है अगेंस्ट लोन तो इसे बोला जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट। अरे ठीक है, लेकिन अगर वो कैश के अगेंस्ट क्रिएट हुआ था, जो 1,000 रुपए का कैश था ना इनिशियली तुम्हारे पास, उसके अगेंस्ट जो डिमांड डिपॉजिट क्रिएट हुआ था, उसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है। अब अगेन कैश तो बाहर गया नहीं है, 900 रुपए बैंक के पास ही पड़े हैं। 900 रुपए का फिर से लोन बांट सकते हैं, लेकिन पूरे अमाउंट का लोन बांटेंगे क्या? नहीं। 900 का 10% कितना हो गया? 90 रुपए। फिर से कितने का लोन बटेगा? 810 रुपए का। 810 फिर से एक अकाउंटिंग एंट्री फॉर्म में लोन गया है, फिर से इसका क्या क्रिएट हो जाएगा? नहीं, सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है। इट इज अ सेकेंडरी डिपॉजिट क्रिएटेड अगेंस्ट लोन। 810 का 10%, 81 वुड बी रिजर्व। तो फिर से लोन कितना बटेगा? 729। ये प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी, कब तक होती रहेगी? जब तक कि जब तक जितना कैश तुमको रिसीव हुआ था ना वो पूरी तरह से रिजर्व में कन्वर्ट ना हो जाए। अब अगर अपना एग्जाम्पल लें तो उसके हिसाब से मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/RR, 1/रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी 1 डिवाइडेड बाय व्हाट? 0.1। हमने 10% लिया है तो 1 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी 10 गुना के डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर देगी बैंक बाय स्मॉल डिपॉजिट ऑफ 1,000 रुपए। 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000 का इंटू 10। 10,000 रुपए के डिमांड डिपॉजिट्स हो जाएंगे टोटल। 9,000 का लोन बटेगा और 1,000 के रिजर्व होंगे। अब मैं क्लियर? अब अगर मनी क्रिएशन बाय बैंक्स का फॉर्मूला लगाए तो कैश उनको रिसीव हुआ था 1,000 डिवाइडेड बाय 0.1, तो इससे भी अपना आंसर आ जाता है 10,000 रुपीज इज द टोटल मनी क्रिएटेड बाय बैंक्स। अब यही तुमने मनी चैप्टर में पढ़ा भी था, बाय द नेम ऑफ बैंक मनी। दिस इज बैंक मनी। एम आई क्लियर? आरबीआई ने तो 1,000 रुपए ही छापा था, उसके बाद ये जितना ये लोग बांट के पैसा क्रिएट कर देंगे इकोनॉमी में, वो बैंक मनी है। एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मनी क्रिएशन का प्रोसेस 3 से 4 नंबर में आ सकता है। नाउ कमिंग ऑन टू सेवरल काइंड्स ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट, जनरली अ लेस फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। देखो रेलेवेंट तो एवरीथिंग इज देयर, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी वाइज देखा जाए तो कम पूछा जाता है इन कंपैरिजन टू क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस। 4 तरह के रिजर्व्स का बात हुआ है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है CRR। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। जितना भी टोटल डिपॉजिट तुमको रिसीव होता है, परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, उसको अगर तुम कैश फॉर्म में आरबीआई के पास रखते हो तो उसे बोला जाता है CRR। 3% के आसपास करंट CRR चल रहा है। ठीक है। CRR के रेट्स करंट में ही कट किए गए हैं। जितना ज्यादा CRR उतना ज्यादा कैश फॉर्म में तुमको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा और उतना कम मनी क्रिएशन होगा। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। सेकंड, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगेन अ रेशियो विच इज डिसाइडेड बाय whom? आरबीआई डिसाइड करता है, लेकिन कमर्शियल बैंक रखती खुद के पास है ये पैसा। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज जो किसके पास रखा हुआ है? कमर्शियल बैंक के पास रखा हुआ है। क्या कैश में रखना जरूरी है? नहीं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। एनीथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली, उस फॉर्म में रखा जा सकता है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। तो ये रेशियो वाले आरबीआई डिसाइड करते हैं, लेकिन ये पैसा कौन रखती है? कमर्शियल बैंक्स खुद के पास लिक्विड एसेट फॉर्म में। जितना ज्यादा एसएलआर मनी क्रिएशन फिर से उतना कम, क्योंकि ज्यादा पैसा आपको लिक्विड एसेट फॉर्म में रखना पड़ेगा। तीसरा है वॉल्ट कैश रेशियो। वॉल्ट कैश रेशियो का मतलब होता है कि कितना टोटल कैश बैंक्स ने, कमर्शियल बैंक्स ने खुद के पास रखा हुआ है। दे हैव केप्ट इट विद देमसेल्व्स। क्यों? करेक्ट, टू मेंटेन इट एज एन एक्सेस रिजर्व। आरबीआई की रिक्वायरमेंट के ऊपर ये लोग अगर इनकी तिजोरी में, वॉल्ट एज अ तिजोरी, एक्स्ट्रा कैश भर के रखते हैं तो भैया हमको कभी इमरजेंसी, 18% तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट है, उतना तो हमने रखा ही है। लेकिन ये ऑपरेशंस में यूज थोड़ी ना कर सकते, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो इनको रखनी ही पड़ेगी। ठीक है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो तो इनको आरबीआई के हिसाब से इतना रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उनके डिपॉजिटर कैश मांगने वापस आते तो इनको खुद के पास कैश भी रखना पड़ेगा। और ये क्या कहलाएगा? वॉल्ट कैश रेशियो। बताओ ये कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई या कमर्शियल बैंक खुद? बैंक्स खुद डिसाइड करेगी।
बताओ ये ऑपरेटिव कैश है या नॉन ऑपरेटिव है? दिस इज ऑपरेटिव कैश, लेकिन सीआरआर एंड एसएलआर आर नॉन ऑपरेटिव। एम आई क्लियर? उसको आप डे टू डे ऑपरेशंस में नहीं। हाँ, ऑपरेटिव मतलब जो ऑपरेशंस में यूज हो सकता है। बैंक को जरूरत है तो यूज कर सकते हैं, वर्ल्ड कैश यूज हो सकता है, लेकिन सीआरआर तो आरबीआई के पास जमा हो गया, वो आप यूज थोड़ा ना कर सकते हो। एम आई क्लियर? लास्ट थिंग इज व्हाट? कैश डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर। तुम तुम्हारी इनकम का कितना प्रतिशत कैश फॉर्म में रखते हो और कितना प्रतिशत बैंक में जमा कर देते हो? अगर मैं 10,000 रुपए कमाती हूँ और मैं 8,000 कैश फॉर्म में रखती हूँ और 2,000 रुपए बैंक में जमा करती हूँ, बेटा इकोनॉमी को नुकसान है तुम्हारी इस अप्रोच से। दिस मेनली डिपेंड्स अपॉन योर सेविंग हैबिट्स। तुम किस तरह से सेव कर रहे हो, जाता है। ठीक है, तुम किस तरह से सेव कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। फाइन। ठीक है, ना लिसन। अगर मैं ज्यादा कैश रख रही हूँ मतलब मैं बैंक में पैसा जमा नहीं कर रही हूँ, और अगर मैं कैश ज्यादा रख रही हूँ तो तुमको पता है बैंक लोन बांट नहीं पाएगा। मल्टीप्लायर प्रोसेस लगता है बैंक्स में। ठीक है, अगर लोन नहीं बटेंगे तो मनी क्रिएशन हो नहीं पाएगा। क्लियर? तो बेनिफिशियल तो होता है कि जब भी सीडीआर ज्यादा होगा तो मनी क्रिएशन कम हो जाएगा। और सीडीआर जितना कम, कम कब होगा? कैश अपॉन बैंक है ना। कम तब होता है जब बैंक में ज्यादा पैसे जमा किया हुआ है, तो मनी क्रिएशन उतना ज्यादा। टेक्निकली बोले तो जितना ज्यादा रिजर्व उतना कम मनी क्रिएशन, और जितना कम रिजर्व उतना ज्यादा मनी क्रिएशन। सीआरआर और सॉरी एसएलआर को क्या बोला जाता है? LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये लीगली मेंटेन करना है एज पर सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, आरबीआई। अब सेंट्रल बैंक मतलब हमारी कंट्री का आरबीआई। ठीक है, आरबीआई, आरबीआई फॉर्म हुआ है अंडर आरबीआई एक्ट। एम आई क्लियर? 1930। फाइन। अब सेंट्रल बैंक जो है उसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है बेटा। दिस इज द एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, टॉप मोस्ट बैंक। अब क्वेश्चन है कि बैंक, ये बैंक कौन से नोट इशू करता है? ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। बेटा इट इज द करेंसी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। नोट इशू करने का काम यही करती है। एम आई क्लियर? ठीक है, इसलिए इसे बोला जाता है करेंसी अथॉरिटी, फंक्शन ऑफ आरबीआई, और पहले इसका नाम बैंक ऑफ इशू भी था। सेकेंडली, बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बैंक है कैसे? क्योंकि ये गवर्नमेंट के लिए 3 फंक्शन परफॉर्म करती है। इट एक्ट्स एज एन बैंकर, एज एन एजेंट एंड एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। पता है एज अ बैंकर ये क्या करता होगा? कोई भी बैंक यही काम करता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। एज एन एजेंट क्या करता है? सिक्योरिटी सेल परचेज करना है ना। एंड लास्टली एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एडवाइस करता है गवर्नमेंट ऑन सेवरल पॉलिसीज। ठीक है, अब बताएं, जब भी गवर्नमेंट के पास पैसे कम होते हैं, उनने खर्चे ज्यादा प्लान किए हैं बजट के, और रिसीट है उनकी कम, दे हैव प्लान्ड ए डेफिसिट बजट। अब ये डेफिसिट बजट के लिए आरबीआई कैसे हेल्प कर सकता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, एक टर्मिनोलॉजी देके रखी है तुम्हें। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा और उनके रिसीट कम, तो आरबीआई इज गोना प्रिंट नोट्स एंड गिव इट टू गवर्नमेंट। दिस इज नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। द ओनली डाउन साइड ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज बटा इन्फ्लेशन। मनी सप्लाई बढ़ जाएगा एंड इज गोइंग टू रिजल्ट इन टू इन्फ्लेशन। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू बैंक। कैसे? इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू बैंक। कैसे? बेटा ये बैंक को लोन देता है, आरबीआई गिव्स लोन टू बैंक्स। कौन से रेट पे? नहीं बेटा, ये तो आगे के फंक्शंस हैं। बैंकर्स टू बैंक में तुम्हें यही मेंशन करना है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बताना है। अगर बैंक उधार, आरबीआई बैंकों को उधार दे रहा है, कौन से रेट पे देता है? रेपो रेट।
और बैंक इनके पास डिपॉजिट रखते हैं या आरबीआई को उधार दे रहे हैं, तो दैट इज ऑन रिवर्स रेपो रेट। जनरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 1%। दैट इज व्हाट यू नीड टू मेंशन इन दिस पॉइंट। अरे हाँ। सुपरवाइजरी रोल मतलब जो भी डायरेक्टर्स ये इशू करेंगे बैंक को फॉलो करना है। अगला फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते, जतिन इनफ, तब एक खिड़की खुली होती है, कौन सी? आरबीआई। मतलब जब पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिलने लग जाता है बैंकिंग पे, तो फिर ऐसी सिचुएशन में कौन उधार देगा बैंक को? आरबीआई। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू द एंटायर सिस्टम। बैंक के पास सारे लोग अचानक कॉन्फिडेंस लूज करके अपने डिपॉजिट्स वापस मांगने आ गए, तो बैंक के पास है क्या इतना पैसा? लोन बांट के बैठी हुई है वो, रिजर्व बनाए हुए हैं उसने, तो उसके पास है ही नहीं इतनी लिक्विडिटी। सारे लोग अगर एक साथ पहुंचेंगे और पब्लिक का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जो लास्ट मोमेंट पे बैंक्स को हेल्प कर सकता है, दैट इज आरबीआई। ठीक है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कितने करोड़ के फॉरेक्स रिजर्व्स? 200 करोड़ के। आरबीआई मेंटेन करता है गोल्ड और फॉरेक्स के। ये क्यों मेंटेन करना चाहता है ये रिजर्व? बेटा मैनेज्ड फ्लोटिंग। हमारी कंट्री फॉलो करती है एक सिस्टम ऑफ मैनेज फ्लोट। रीसेंट मैं टोल्ड योर न्यूज, आरबीआई हैज रिलीज इट्स रिजर्व। ठीक है, क्योंकि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होते जा रही थी डॉलर के अगेंस्ट। ठीक है, तो इट हैज सोल्ड इट्स रिजर्व्स। करेक्ट। एम आई क्लियर? फाइन। So ultimately, this is a managed flow to maintain stability of your domestic currency. Stable rate रखने के लिए जब आप परचेज सेल करते हो फॉरेन करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मैनेज फ्लोटिंग। और ये रिजर्व्स मैनेज फ्लोट करने के लिए जरूरी है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अरे बैंक, नो, एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट सिस्टम। कुछ लोग फिक्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ मैनेज फॉलो कर रहे हैं, और कुछ फ्री फ्लोट फॉलो करते हैं। नॉट ऑल कंट्रीज फॉलो दिस। बेटा बैंक ए को बैंक बी को 20,000 रुपए देने थे। अरे सबके अलग अलग क्लियरिंग हाउसेस होते हैं ना। ठीक है, बैंक ए को बैंक बी को 20,000 रुपए देने थे, उनको कोई चेक रिसीव हुआ है और 20,000 रुपए देने हैं। बैंक बी को बैंक ए को 15,000 देने हैं। तो बताओ नेट इफेक्ट क्या? नेट इफेक्ट है बैंक ए को बैंक बी को 5,000 रुपए देने हैं। अब या तो ये कैश फॉर्म में डील करें, या बेटर ऑप्शन होगा कि आरबीआई को बोल दें की एंट्री कर दें। बैंक बी का खाता 5,000 से बढ़ा दिया जाएगा, बैंक ए का 5,000 से कम कर दिया जाएगा, क्योंकि सबके अकाउंट्स आर मेंटेन विद आरबीआई। ठीक है, जनरली ऐसा होगा नहीं, क्योंकि फाइनल सेटलमेंट इज इन कैश। ओके, नहीं नहीं नहीं, आरबीआई हैज गॉट द कैश ऑफ बैंक्स, सीआरआर, इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर। आरबीआई ऑलरेडी हैज कैश ऑफ बैंक्स। एम आई क्लियर? 5,000 वो देखो, वो इट विल डिपेंड कि इतना कैश है कि नहीं आरबीआई के पास, लेकिन आरबीआई कैन प्ले अ फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। ठीक है, एम आई क्लियर? आरबीआई ऑलरेडी हैज कैश ऑफ बैंक्स। क्लियर है क्या? ओके, तो कैश ट्रांजैक्शन इंटर बैंक अवॉइड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस। एम आई क्लियर? लास्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में अपने को जो मेन चीज कवर करनी है वो है मनी पॉलिसी। इट इज विद द हेल्प ऑफ मनी पॉलिसी कि आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट इन दी एंटायर इकोनॉमी। अब मनी पॉलिसी मतलब किस चीज की पॉलिसी? इट इज द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट इन दी एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में कितना क्रेडिट या पैसा इशू होगा, उसकी पॉलिसी है मनी। जो आरबीआई है वो 5,000 से मतलब एक बैंक का अमाउंट बन जाएगा, तो और उसको कैश देगा, तो फिर तो वो मतलब और नोट्स इशू हो गए ना करेंसी, मतलब वो पब्लिक नहीं देगा बैंक। हाँ, बैंक को नहीं देना है। आरबीआई इज जस्ट मेंटेनिंग द अकाउंट। बैंक ए का भी खाता है, बैंक बी का भी खाता है। ठीक है, एक से दूसरे बैंक में डाल दिया। एक साइड से तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जब करा 5,000 से, और दूसरी साइड उसको कैश दे दिया, आपने भी बोला कैश लेके आरबीआई। नहीं नहीं, लिसन लिसन, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। इट इज नॉट कि नया करेंसी इशू हो गया है मार्केट में। आर यू गेटिंग? आरबीआई जब नया करेंसी छापता है और इशू करता है, तब नया करेंसी मार्केट में आएगा ना। ये तो बस एक बैंक का दूसरे के हाथ में, दूसरे का पहले के हाथ में हुआ है।
नहीं तो पहले बैंक के पास भी तो कैश ही था। कैश इज मेंटेन्ड विद आरबीआई ऑफ बोथ द बैंक्स, राइट? ठीक है। तो एक बैंक का कैश उठा के दूसरे बैंक को, आरबीआई उस बैंक को नहीं दे रहा है कैश, ठीक है, सिर्फ खाते की एंट्री है। लिसन लिसन लिसन, कैश ट्रांसफर्स हो रहे हैं, कैश, लेकिन एक बैंक का कम हुआ तो दूसरे का बढ़ गया, है ना? ओके। क्वांटिटेटिव मेजर्स, ऐसे सारे मेजर्स ऑफ मनी पॉलिसी जिसमें ओवरऑल क्रेडिट कंट्रोल हो रहा है इन दी एंटायर इकोनॉमी, वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है। अब इसमें बताओ, अगर तुम्हारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो बैंक रेट को क्या किया जाएगा? बढ़ा देंगे। इन बैंक रेट मतलब ऐसी रेट जो लॉन्ग टर्म लोन्स पे दी जाती है। ठीक है। जब आरबीआई बैंकों को लोन दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस विदाउट अ कोलेटरल, तो वो बैंक रेट पे होता है। मैंने तुमको बता दिया था आज की तारीख में नॉन फंक्शनल सॉर्ट ऑफ रेट हो गई है। अगर तुमसे बोला जाए पॉलिसी रेट, तो पॉलिसी रेट इज मेनली विच रेट? दैट इज रेपो रेट। ठीक है। रेपो रेट के टर्म्स में ही आंसर करना है। तो बैंक रेट इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ा दी जाएगी, जितना महंगा लोन बैंक को मिलेगा उतना ही महंगा वो हमको देंगे। मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन है मतलब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, लोगों के हाथ में पैसा है ज्यादा। ठीक है। कमिंग ऑन टू रेपो रेट, व्हाट इज अ रेपो रेट? शॉर्ट टर्म लोन्स की रेट जिसमें आपको कोलेटरल देना पड़ता है, उसे बोला जाता है रेपो रेट। इसका दूसरा नाम है रीपर्चेज रेट, उसी को शॉर्ट करके बनाया रेपो। ओके। बैंक रेट का दूसरा नाम है डिस्काउंट रेट भी। रेपो रेट को क्या किया जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम? फिर से बढ़ा दिया जाएगा। जितना ज्यादा रेपो रेट उतना महंगा लोन बैंक को मिल रहा है, उतना ही महंगा वो तुमको दे रहे हैं। मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। सीआरआर तुमको ऑलरेडी पता है, इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ जाएगा, एसएलआर भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ओपन मार्केट में क्या होगा? जब, अच्छा एक क्वेश्चन आया था यार सीबीएसई में, मुझे शास्त्री हो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सिर्फ पब्लिक के साथ ही डील कर सकते हैं आरबीआई, या कमर्शियल बैंक के साथ भी कर सकते हैं? कमर्शियल बैंक के साथ भी डील करती है। ठीक है। तो इट इज नॉट ओनली विथ पब्लिक, दैट शुड बी वेरी क्लियर। ऐसे सारे ऑपरेशंस जो आरबीआई करती है विथ पब्लिक एज वेल एज विथ कमर्शियल बैंक्स, दैट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एम आई क्लियर? अरे समझे क्या? ओके बताएं। इन्फ्लेशन के टाइम क्या होगा? आरबीआई इज गोइंग टू सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, क्योंकि जितना ज्यादा वो सेल करेगी उतना ज्यादा कैश आरबीआई के पास आ जाएगा और लोगों के हाथ में सिक्योरिटी चली जाएगी। हाँ। मनी सप्लाई कम, डिफ्लेशन के टाइम की सिचुएशंस बताओ। बैंक रेट कम, रेपो रेट कम, सीआरआर कम, एसएलआर कम, और सिक्योरिटीज परचेज करेगी। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ, व्हाट अबाउट रिवर्स रेपो रेट्स? इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ाओगे या कम करोगे? इन्फ्लेशन के टाइम बढ़ाओगे, नाम में रिवर्स है, इफेक्ट में नहीं, है ना? इन्फ्लेशन के टाइम क्यों बढ़ाया जाएगा? करेक्ट। जितना ज्यादा रिवर्स रेपो रेट होएगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है बैंकों को डिपॉजिट करने पे, तो बैंक विल प्रेफर टू मेक दोज डिपॉजिट्स। जितना ज्यादा डिपॉजिट कर दिया लोन बटेगा उतना कम, और डिफ्लेशन के टाइम यही रेट हो जाती है कम। अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सिलेक्टिव कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल करना है, कुछ सेक्टर में क्रेडिट बढ़ाना है, कुछ में कम करना है, तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो करते हो? क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी पॉलिसी। पता है इन्फ्लेशन चल रहा है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ कोलेटरल गिवन एंड लोन टेकर। अगर 15 लाख की सिक्योरिटी के अगेंस्ट 10 लाख का लोन मिलता है, तो 5 लाख इज दी मार्जिन मनी ऑफ गिवन। ठीक है। बताएं इन्फ्लेशन के टाइम में मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाएगी, मतलब 15 लाख की सिक्योरिटी के अगेंस्ट 60 लाख का लोन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली लोन कम बटेगा, और डिफ्लेशन के टाइम यही मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज क्रेडिट रैशनिंग? बेटा राशनिंग करना, राशनिंग मतलब लिमिट फिक्स करना होता है। लिमिट फिक्स करना यानी क्या? जिस सेक्टर में ज्यादा लोन बट रहे हैं, ऑलरेडी बहुत ग्रो कर रहा है वो, डिमांड बहुत है वहां पे, वहां पे आप लिमिट सेट करोगे।
लेकिन जिस सेक्टर की पहले ही हालत खराब है उसमें आप रैशनिंग थोड़ी ना करोगे यार। एग्रो में आप लोन बांटना चाहते हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स में बांटना चाहते हो, तो वहां पे रैशनिंग नहीं होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। तो क्रेडिट रैशनिंग कहाँ नहीं होगा? डिफ्लेशन में या इन्फ्लेशन में? अरे लिमिट सेट कहाँ नहीं करोगे यार? डिफ्लेशन में काहे को करना है लिमिट सेट जब पहले ही हालत खराब है पूरी इकोनॉमी की। ओके। लेकिन जब भी इकोनॉमी के कोई सेक्टर्स बूम पे है ऑलरेडी, वहां पे क्रेडिट रैशनिंग किया जाता है, वहां पे लिमिट सेट की जाएगी। एम आई क्लियर? लास्ट, मॉरल सुएजन, मॉरल प्रेशर बनाना। आरबीआई हैज गॉट ऑल द राइट टू क्रिएट दैट मॉरल प्रेशर। बताएं, अगर इन्फ्लेशन है तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होंगी या लिबरल? स्ट्रिक्ट पॉलिसीज होंगी रिलेटेड टू लोन। लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो लिबरल पॉलिसीज होंगी, इजी पॉलिसीज होंगी रिलेटेड टू लोन। इसके साथ बैंकिंग चैप्टर होता है खत्म।